ना सुनिए बबुआ, आप लोगों को, ए जगदेव भाई इधर देखो, आज आप लोगों का हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर शुरू हो गया है। शुरू कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। 4 क्लास टारगेट रखे हैं, एकरा भी खूब तो ना, इसे तो कोशिश करेंगे 3 में खत्म कर दे, लेकिन हो सकता है कि 4 दिन में खत्म कर देंगे। ए बाबू चलो उसको छोड़ो ना, हो पहले ने पास हो लो, सब काम तो ही संभालना। देखो ये तो आज हम लोग हिस्ट्री के अंतिम चैप्टर को देखने वाले हैं, 8वां चैप्टर, जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, उसके बाद इतिहास भी आपका खत्म हो जाएगा, रह जाएगा भूगोल, उसको भी निपटाइए देंगे। एक चीज हुआ, टारगेट जहाँ था वहाँ खत्म नहीं हुआ, बीच में जो बंद करवाया ना, हमारा खा गया सब रूटीन टारगेट के किए। चलिए बुआ, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखो प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के बारे में क्या है। हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ेंगे कि ये जो प्रेस मतलब ये जो छपैया मुद्रण की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, कहाँ से हुई, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये राष्ट्रवाद में क्या भूमिका निभाया है। अब चाहे वो भारत का राष्ट्रवाद देखो, चाहे यूरोप के किसी देश का देखो, हर जगह, हाँ पेपर, अखबार, समाचार पत्र, पत्रिका, जो भी कहो, किताब, सब है। किताब भी तो छपखाने में, तो उसका भी तो मुद्रण होता है, उसके भी तो छपैया होता है। तो देखिए बुआ, यहाँ पे जो ये छपखाना की शुरुआत हुई, मुद्रण की जो शुरुआत हुई, उसका वजह है ये लाइन। इस दुनिया में जितने भी खोज या आविष्कार हुए हैं, उसका वजह है ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक, नीड इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आज सुन रहा है, लोहारे गदावा कहीं आविष्कार के जननी रे, कि उद्योग के जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक तुमको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तुम किसी भी चीज की खोज या आविष्कार नहीं करोगे। मनुष्य को पड़ेगा, और किसको पड़ेगा? सिंपल समझो, 2019 से पहले आप लोगों को पता था कोविड जो पड़वाते हैं, कोविशील्ड का होता है, हाँ तो अभी लेना पता है। यानी कोरोना से पहले कोरोना के दवाई के नाम सुना था? कैंसर से पहले कैंसर के दवाई था। जब कैंसर हुई, कोरोना हुआ, हैजा, कलरा जो भी है, चेचक जो भी बीमारी है, जब बीमारी हुई तो हमें दवा की आवश्यकता पड़ी, और जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ी तो हम उसका आविष्कार भी किए। समझ गई? हमें जब लाइट की आवश्यकता पड़ी तभी हम बल्ब का आविष्कार किए, तभी हम आँख की खोज किए। ठीक, उसका आविष्कार किए, उसके पहले नहीं किए थे। तो जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, हम उसका आविष्कार नहीं करते हैं। आने वाले टाइम में अभी क्या खोज होने वाला है तुमको पता है? क्या आविष्कार होगा पता है? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता है हो गया। एआई की आवश्यकता पड़ेगी, कोई ऐसा हो जो मनुष्य के जैसा ही काम करे, मशीन एकदम पूरा वैसे ही बना दो, तो एआई ले गया। क्या ये एआई एक दिन का परिणाम है? ये जब से कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, जब से वो बना है, जब से उसका आविष्कार हुआ है, तभी इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तभी से जरूरत के अनुसार ये बदलते गया, बदलते गया, बदलते गया, बदलते 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 आज एआई तक पहुंचे हैं। आगे इससे भी आगे पहुंचेंगे, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है। समझ गए? तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस दुनिया में जितना भी चीज तुमको देखे, जो भी देखती हो, तुम सोचो तो कि उसका जो खोज हुआ या आविष्कार हुआ, क्या वो बिना जरूरत के हुआ है? सबकी पहले हमें जरूरत पड़ी है, तब हम उसका आविष्कार या खोज किए हैं। समझ गई? तो उसी के आवश्यकता के अनुसार इसकी खोज, आविष्कार का जन्म हुआ है। और ये आविष्कार का जो विकास है वो एक दिन की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल मानव सभ्यता के विकास के साथ, उसके साथ चलते रहा है। जैसे मुद्रा साथे चलते रहा है, मुद्रा वाले बताए थे कि मुद्रा भी एक दिन में नहीं हुआ है, ये मनुष्य की सभ्यता के साथ, उसके संस्कृति के साथ विकसित होते गया। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होते गया, वैसे वैसे मुद्रा के रूप बदलते गया, वैसे ही आविष्कार के भी क्या हो रहा है, स्वरूप बदलते जा रहा है। ये मनुष्य के साथ
समय समय पर बदल रहा है और विकसित हो रहा है। एक दिन में ये नहीं हुआ और आगे भी एक दिन में ये नहीं होगा। इसका पूरा अपना एक इतिहास है। आज के टाइम पे तुम देखोगे तो दुनिया में तुम कहीं भी देख लो, अपने यहाँ गांव घर कहीं भी आपको ये चीज दिख जाएगा। हर जगह हर वर्ग तक पहुंच गया है। तो गांव में ना है, रुक जो, घरे पैसा यूज करता है, हाँ, तो पैसा पर कुछ छापल नहीं रहता है। तो कह तो रहे कि जीवन में कहीं ऐसा बताओ जहाँ इसका उपयोग नहीं है। ये कपड़वा पे का छपल है तू छप्पल वाला लेवे नहीं किया, ये तोर दिक्कत है। बात ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर है कि नहीं है, बात ये है कि क्या आज हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग में हर एक चीज में उसका उपयोग है छपखाना की नहीं है। देखो उधर बैग पर लिखा हुआ है, अब तोर बैग पर ना रहो तो आम बात है, ठीक। हमारे कपड़ा पर तोर पर नहीं, लेकिन कपड़ा उद्योग में छपखाना के उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम्हारे में नहीं, ये अलग चीज है, वो अलग मैटर है। तो हम देखो जीवन के किसी भी चीज में देखो तो तुमको ये चीज दिख जाएगा, छपखाना तुमको मिल जाएगा, वहां पे छपैया किया हुआ चीज तुमको मिलेगा। इतना इसका महत्व बढ़ गया है। और इसी को देखते हुए कहा गया है कि छपखाना के आविष्कार का महत्व हमारे जीवन में जितना महत्व आग का है, जितना महत्व पहिया का है, जितना महत्व लिपि यानी लेखन कला का है, उतना ही महत्व किसका है, छापखाना के है। उतना ही महत्व अगर इकोनॉमिक से चल जाए तो किसका है, मुद्रा का भी है। समझ गए? तो उतना ही इसका भी महत्व है। इसके आने से जीवन को एक नया मोड़ मिला, एक नई रफ्तार के साथ, एक नई सोच के साथ लोगों का जीवन शुरू हुआ। क्योंकि जब ये आ गया तो जो ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित था वो अब प्रत्येक लोगों तक पहुंचने लगा। लोग तर्कवादी होने लगे थे, उस पर विचार करने लगे थे, सवाल करने लगे थे और लोगों को एक नया सोच दिया। कौन? छापखाना। तो अगर महत्व में आवे तो यही सारी बातें आपको लिखनी है, आगे वो सब आएगा, ठीक। और आज हालात ऐसे हैं कि बिना प्रेस के आज के विश्व की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर सोच रहे हो कि आज की दुनिया हम चला लेंगे बिना छापखाना के, तो ये संभव चीज नहीं है। आने वाले भविष्य के लोग अगर सोच रहे हो कि हम बिना AI के अपना जीवन चला लेंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर आज हम सोच रहे हैं कि बिना कंप्यूटर के अपना जीवन चला लेंगे, तो ये संभव नहीं है। आप चला लीजिएगा लेकिन वही चले जाइएगा आप 1000 साल पीछे। जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, जितना सुख सुविधा के साथ चल रहे हैं, वो चीजें आपको नहीं मिल पाएगी। तो आज हम इसके आदी हो गए हैं, इसके बिना हम अपने जीवन का सोच भी नहीं सकते हैं, अनुमान भी नहीं ले सकते हैं। हमारी जीवन गति जो है वो बहुत ही धीमा पड़ जाएगी, हमारा ज्ञान जो है वो बहुत धीमा पड़ जाएगा। आज के टाइम पे अगर कोई सोच रहा है कि हम यूट्यूब ये सब सोशल मीडिया के बिना उपयोग के हम रह जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। आज हम घर बैठे जितने भी विद्वान हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके पास जाने की हमको जरूरत नहीं है। एक टाइम था कि उनको लोगों के पास जाना पड़ता था, फिर लेखन कला आया तो लिखते थे, फिर छपखाना गया तो उनको अब लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार वो प्रिंट हो गया, कोई गलती होने की गुंजाइश उसमें नहीं है, सेम टू सेम आएगा। तो ये सारी चीज़ें समय पर बदलती है और हम लोग उसके आदी होते जाते हैं। अगर सोचते हैं कि उसके बिना हम अपने जीवन को चला लेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन उस पर निर्भर हो जाता है, हम उसके आदी हो जाते हैं। उसके बिना जीवन हमारा स्लो हो जाता है, उसकी गति जो है वो धीमा पड़ जाती है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसका शुरुआत कैसे हुआ है। मुद्रण के इतिहास हम लोग देखेंगे गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति तक, क्योंकि छपखाना के शुरुआत करने का श्रेय असल में इसी को दिया जाता है, जो एक क्रांति लाया, जो प्रेस ला दिया। शुरुआत इसका बहुत पहले हो चुका था, लेकिन एक क्रांति लाने का काम कौन किया था? गुटेनबर्ग। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग चले अपने प्राचीन काल में, तो छापखाना तब भी चल रहा था, मुद्रण तब भी था, लेकिन तब मशीन नहीं था। लोग उस टाइम के आदि काल के जो भी लोग थे जंगलों में रहते थे और वहाँ पे वो जो भी चीजें देखते थे, जितना उनके समझ में आता था उसको वो पत्थरों पे, गुफाओं में, कहीं मिट्टी पे, अलग अलग चीज़ों पे उसको चित्रकारी करने का प्रयास करते थे। और इसका आप लोगों का साक्ष्य भी मिल जाएगा। आप 11th में हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ भर भर के मिल जाएगा। आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िएगा तो वहाँ भर भर के आपको मिल जाएगा। तो साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि मुद्रण की शुरुआत अगर करो तो आदि काल के मानव इसकी शुरुआत कर चुके थे, लेकिन वो कैसे करते थे? हाथ से। परफेक्ट नहीं था। अब उनको कुछ बनाना है, अब आदमी बनाना है, तो बस इतना जानते थे।
लो, उनको इसको एगो तीर धरवाना है तो ऐसे करके ऐसे इसको हाथ में से तीर धरवा दिए, इतना जान। लेकिन शुरुआत तो कर चुका है, कुछ तो था। यही उस टाइम के लिए सबसे बड़ी खोज थी, उन लोगों को ये करने आता था। और यहीं से मुद्रण की शुरुआत हो चुकी थी और धीरे धीरे ये बढ़ते गया। और टाइम आया कब? 105 ईस्वी। और 105 ईस्वी में चीन में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है टसपलाई लून। ये एक व्यक्ति का नाम है। इसने क्या किया कि कपास को और मलमल को मिला करके और एक कागज का निर्माण किया। और अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देवे कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है तो चीन में हुआ है। याद रखना, यही 100 ईस्वी में कहा जाता है, यही बना है। समझ गए? टसपलाई लून नाम के व्यक्ति ने पहली बार चीन में कागज बनाया। और जो हम लोग ताम्र पत्र पर लिखते थे, तार के पत्ता ये सब पर, वहां से हम लोग कहाँ आ गए? कागज पर। ठीक, आगे कहानी बढ़ते जाती है और इस कहानी में मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय जो है वो भी किसको दिया जाता है? चीन को। तो सवाल ये पूछेगा तुमसे, मुद्रण कला की शुरुआत किस देश से हुई? तो कहाँ से हुआ है? चीन से हुआ है। अब बाद में उसके इर्द गिर्द जो देश बसे हुए हैं, जापान और कोरिया, वहाँ विकसित हुई और उसके बाद दुनिया भर में ये फैला छोटे स्तर पर। अभी खूब बड़ा ये प्रिंटिंग मशीन नहीं है, छोटा वाला ही है, हाथ से ही करने वाला है, जैसे भी है, लेकिन वो धीरे धीरे फैला। उस टाइम के लिए वही काफ़ी था, वही बड़ा चीज़ था। जैसे हम लोग के 1990 के दशक में जाके देखो तो मोबाइल फ़ोन होना ही बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। आज हम लोगों को स्मार्टफोन चाहिए। आने वाले समय में स्मार्टफोन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसको लोग लेगा तो उब जाएगा। जैसे आज फ़ोन से आप उब जाइएगा, हम बटन वाला फ़ोन आपको दे देंगे तो आप यूज करेंगे, ये कौची दे दिया है, फालतू है। लेकिन एक समय था कि लोग उसी में अपना टाइम स्पेंड कर देता था, खुश रहता था। हित नाता ही गया शादी विवाह सब में ना, तो जानबूझ के निकाल के आजकल तो हमने कुछ देखते रहते हैं ना, यूट्यूब वगैरह, कुछ नहीं, टिप रहा है टुई कुछ नहीं उसमें, और टिप रहा है। आज लोग 4 गो उसको देख रहा है, फलना मोबाइल रख ले थे, उसी का मजा था। आज है नहीं है। तो समय के साथ बदलता है। तो जब ये शुरुआत हुई थी तो उसी टाइम पे इसका महत्व था, बहुत ज़्यादा महत्व था। भले आज उसका महत्व नहीं है, क्योंकि आज जो हमने के जीवन की रफ्तार है उसके सामने ये मशीनें नहीं टिक पाएगी, इसलिए इसका महत्व नहीं है। आज हम लोग नया नया खोज रहे हैं। ठीक, कि एक बार में हजारों प्रिंटिंग एक ही बार हो जाए, एकदम मशीन से चल के विद्युत पे चल रहा है। लेकिन शुरुआत तो ये नीचे से ही हुआ है। मुद्रण की शुरुआत कहा जाता है कि 594 ईस्वी के आसपास में चीन से हुआ है। और क्या चीज से हुआ है? तो लकड़ी के ब्लॉक से। लकड़ी के ब्लॉक हुआ इस प्रकार के होता है, देखो ये है ब्लॉक प्रिंटर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसमें छपैया होती थी। समझ गए? 1-2 तस्वीर और लगाना था, लेकिन हम अभी लिखे हैं। 8 क्लास के पढ़ा भी रहे थे और लिख भी रहे थे, हमको फोटो डालने के लिए याद न रहा। ठीक ना? देखिए 1041 में फिर आगे चल के 594 हो रहा है। ओकर पहले 105 में कागज खोज हुआ, 594 में लकड़ी के ब्लॉक बना। आगे देखिए 1041 ईस्वी में ही चीन के एक व्यक्ति जिसका नाम है पी सिंह, इसने क्या किया? मिट्टी के मुद्रा बनाया, अलग अलग अल्फाबेट बनाया। समझ गई? और उस अल्फाबेट को आप अलग अलग करके इधर के उधर, उधर के इधर करके आप छपैया कर सकते थे। यानी कि जैसे हमने केबीसीडी में कैसे मान लो 26 अक्षर है, तो 26 अक्षर के अल्फाबेट उसमें बना दिया, किसी को आगे पीछे करके आप कर सकते हैं। अब घड़ी के मशीन था, उसमें लगाया हुआ था, आप इसको आगे पीछे जो भी स्पेलिंग बनाना है वो कर सकते हो। लेकिन ये को दिक्कत था, ये चीज यहाँ से ज्यादा विकसित हुआ यूरोप में, यहाँ नहीं हो पाया। और उसका वजह ये था ना कि चीन, ये सब जापान जो है ना, वहाँ पे इसका पूरा अक्षर जो है ना 40,000 से ऊपर है, 40,000 प्लस। इतना माने इसको बनाना पड़ेगा। जैसे ABCD में 26 गो अक्षर है, तो हम लोग मोबाइल में जो कीबोर्ड यूज करते हैं तो 26 रहता है ABCD, उसी को मिला करके इंग्लिश का कोई भी वर्ड बनता है। ठीक, गिनती में 1 से 0 तक, या 0 से कहो कि 9 तक, यहाँ तक जो है, इतने में दुनिया के कोई भी संख्या आप बनाते हैं और किसी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप 0 से 9 तक कोई भी अपना टाइपिंग बना लिए तो उसके माध्यम से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आसान है। लेकिन बताओ जहाँ 40,000 वर्णे हैं, अक्षरे हैं, वहाँ पे क्या ये संभव चीज़ है? तो चल रहा था काम, शुरुआत इसकी चीन में हुई, लेकिन ये विकसित कहाँ होगा? यूरोप में जाके होगा, क्योंकि वहाँ पे उसका वर्णमाला, उसका अक्षर बहुत
कम था, तो वहाँ पे वो बहुत तेज़ी से विकसित हुआ था। और चीन में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन विकसित उतना तेज़ी से नहीं हो पाया था। उसके बाद ये जो आया था ना मिट्टी के मुद्रा ये सब बना, बाद में इसमें एक और चीज़ बना, ब्लॉक प्रिंटिंग। और जो वो पहले से चलते आ रहा था लकड़ी वाला, उसके जगह कौन आ गया, ये वाला, ये तुम्हारा ब्लॉक प्रिंटिंग है। ठीक, ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ब्लॉक प्रिंटिंग जगह ले लिया। उसके बाद कोरिया के लोगों ने यहाँ पे अपना लकड़ी और धातु को मिला करके एक अपना अलग टाइपराइटर बनाया। यानी धीरे धीरे सब क्या हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है। इसको बस समझना है तो ऐसे समझो कि कैसे हमारा पहले टेलीफोन था, टेलीफोन से फोन आया। अब फोन कैसे धीरे धीरे विकसित होते थे, पहले खाली बात होता था, फिर उसमें मैसेज आया, फिर उसके बाद उसमें कैमरा आया, गाना सुनने वाला आया, फिर स्क्रीन टच आया, फिर एंड्रॉयड आया, और आज हम लोग 5G में हैं। तो धीरे धीरे कैसे विकसित हो गया है, सब है फोन है, लेकिन धीरे धीरे विकसित हुआ है। उसी प्रकार से ये भी टाइपिंग वाला जो मुद्रण की जो कहानी है, धीरे धीरे मशीन नए नए लोग उसमें बदलाव करके अपना कुछ अलग अलग ऐसे ऐसे बना रहा था, और ये विकसित होते गया। उसके बाद धातु वाला जो टाइपराइटर बना था, जिसको हम मूवेबल कहते थे, इसका पहला प्रयोग जो है, जो किताब छपा इससे, वो 13वीं सदी में, 13वीं सदी के पूर्वार्ध में है। यानी कि पूर्वार्ध मतलब 1250 से पहले, 1250 से पहले ही धातु के टाइपराइटर बन चुका था। लेकिन आज वाला टाइपिंग राइटिंग वाला नहीं था, आज का टाइपराइटर नहीं था, लेकिन धातु के बन चुका था, और इससे किताब भी छप चुकी थी। आज हम लोग कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं, मोबाइल पर करते हैं। आज हमारे पास वॉइस टाइपिंग है, आप बोलिए टाइप हो रहा है। लेकिन आप पुराना फिल्म सब देखिएगा, उस टाइम पे चाहे कोर्ट वोट में देखिएगा, उस टाइम का टाइपराइटर होता था इतना को मशीन, उसमें कागज लगा हुआ है, टाइपिंग करते रहा है, कागज ऐसे ऐसे धीरे धीरे इधर बढ़ते जाता था, फिर उसको ठेल के इधर करेगा, फिर ऐसे ऐसे टाइप करते जाएगा, फिर वो जैसे जैसे टाइप करेगा ना तो कागज ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। ये सब फिल्म में देखा है। आज क्या हम उसी टाइपराइटर का प्रयोग कर रहे हैं? आज हम लोग कंप्यूटर के कीबोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, और उससे भी इजी का हो गया है, वॉइस टाइपिंग कर रहे हैं। कीबोर्ड में स्पीड चाहिए, और कितना भी आप स्पीड बढ़ाइएगा तब बोलने जितना स्पीड आपका नहीं होगा, तो आप बोलिए और वहाँ पे टाइपिंग हो रहा है। तो इतना बेहतर हो गया है आज हमारा। तो ये भी तो टाइपिंग का एक रूप है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। आज तो इतना हो गया कि आप AI को एक बार कह दीजिए, बाकी वो खुद टाइप कर दे रहा है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। हमको मान लो प्रेस और संस्कृति के बारे में जानना है, हम AI को कहेंगे कि प्रेस और संस्कृति के विकास के बारे में हमको डिटेल से बताओ, इतना बोल के उसको दे दिए, वो पूरा तैयार करके दे देगा, मिनट भर के अंदर में पूरा डेटा। उतना हम वॉइस टाइपिंग में भी नहीं कर सकते हैं जितना फास्ट वो काम करता है। लेकिन वो सब क्या हो रहा है, टाइपिंग ही हो रहा है, ऐसे 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 हमारी चला जाता है। ठीक, तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही थी, एक नया टाइपिंग आया, और इसके बाद पुस्तक का प्रयोग हुआ। लेकिन इन पुस्तकों का प्रयोग भी सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में, क्योंकि कागज कहाँ बना, चीन में। मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, चीन में। तो किताब भी कहाँ छपेगी, और चीन में किताब जो है मुख्य रूप से उपयोग होता था सिविल सेवा के परीक्षाओं के लिए। जो जैसे हम लोग IAS सब बनते ना, UPSC क्रैक करके, तो वहाँ पे जो इस तरह के तैयारी करते थे ना, उनको ही ज़्यादातर वो किताब पढ़ने को मौका मिलता था, और वही कागज सब पे लिखने का, एग्जाम देने का काम करते थे। हर जगह नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मुद्रण का विकास हुआ, और लोगों तक किताबें पहुंचने लगी, लोगों की मांग और बढ़ने लगी कि हमको और किताब चाहिए। चीन के प्रत्येक वर्ग तक ये किताबें पहुंचने लगी, उनको भी पढ़ने की इच्छा हुई कि हम भी किताब पढ़ेंगे। आज जैसे हमारे जीवन के प्रत्येक वर्ग तक देखो तो सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, भले घर उसका फुसका हो, लेकिन स्मार्टफोन है। वैसे ही तब था, किताब का क्रांति आया था, हर कोई किताब पढ़ना चाहता था। ठीक, यहाँ तक कि महिलाएं भी, चीन की महिलाएं भी किताब पढ़ रही थी, तो मांग ज़्यादा बढ़ रहा था, और उस मांग की पूर्ति ये सारे टाइपराइटर नहीं कर पा रहे थे। तो आवश्यकता पड़ गई और तेजी के, तो कोई नया टाइपराइटर बनेगा, फिर उससे भी नहीं होगा तो उससे भी नया बनेगा। यहाँ तक कहानी समझ में आया, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आप देख लो, यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटर का होता था, इसमें बुआ लगा रहता था स्याही। ठीक, इसमें सब है तुम्हारा अल्फाबेट, और क्या करना है कि जैसे इसमें कागज लगा दो, लिखा हुआ, नीचे कागज लगा दो, और लगा के इंक भरा हुआ है, आप ऐसे करके मार दो, सब वैसे उस पर क्या होगा,
छप जाएगा। तो हाँ, जैसे टिकटवा वाला जाते हैं गांधी हॉल्ट ना, तो डेटवा ऐसे घुसाता है, ऐसे निकाल देता है तो छप जाता है तुरंत। अब बताओ इतना बड़ा पेज है, जैसे ये पेज है, इसको लिखना है, इसको लिखने में कम से कम आधा घंटा, कितनों ले ले स्पीड बढ़ा के, तो प्लस में मिस्टेक एकदम तय है, होगा ही होगा। आपका जितना साइज है उतना कम बेसी हो जाएगा, आपके राइटिंग के ऊपर ये निर्भर करता है। अगर इसमें रहे कि इसको हम इसमें लगा दें, ठीक, इंक भरा हुआ है और लगा के इसे चपका दें, चपकाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ सेकंड, और ये सब वहाँ पे सेम टू सेम हूबहू ऐसे ही छप जाएगा। नाम ये हाँ, वो प्रिंटिंग हो गया, ये छापने का काम करता था। कैसे इसको हम यहाँ प्रिंटर में डाल के टिप देते हैं तो निकलता है, तो ये निकलने वाला नहीं था, इसे चाप दो उसी पर आ जाएगा। अरे मैया, तो इमें था ना, देखो क्या लिखा है, ये स्याही से लगे काट के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रखकर छपाई करने की विधि को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते थे। एक आपका कागज रख दिया जाएगा, ठीक, फिर इंक रख दिया जाएगा, ऐसे करके चपका दिया जाएगा जो भी लिखना है। हाँ, तो लिखेगी तब ना, तो ऐसी ही जब तक उसमें लिखल नहीं रहेगा, जो चीज उसमें देगी वही ऊपरेगा। इसे हम इस प्रिंटर में जो भी भेजते हैं यहाँ से फोन से, वही ना निकालता है, जो भी अब लिखे रहे चित्र है, और उसी इसमें होता था। लेकिन ये हाथ से करने वाला चीज़ था, मशीन वाला नहीं था, और इसको करने में ज़्यादा मेहनत होती थी, बार बार करिए, इंक लगाइए, करिए, चापिए, ठीक। और इसका साइज देखो कितना बड़ा का है, कितना बड़ा ही बना लेगा, बहुत छोटा बनाएगा। आगे होता है, देखो यूरोप में हम बताए हैं कि भले मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई है, लेकिन इसका विकास कहाँ हुआ है? क्यों यूरोप में हुआ है? क्योंकि वहाँ पे इसके अक्षर जो हैं कम थे, और चीन में 40,000 प्लस में था। तो देखिए, लकड़ी के ब्लॉक वाली मुद्रण कला का विकास जो है चीन से हो करके, और फैला कहाँ? समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग से होते, यही सब को मिला करके एक साथ हम क्या कहते हैं? रेशम मार्ग से होते हुए व्यापारियों द्वारा ये कहाँ पहुँचा? यूरोप। यूरोप में सबसे पहले कहाँ पहुँचा है? रोम में। रोम इटली की राजधानी है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि मुद्रण कला, लकड़ी का ब्लॉक सबसे पहले यूरोप में कहाँ पहुँचा था, तो पहुँचा रोम में। रेशम मार्ग वो है जहाँ से बउआ एशिया और यूरोप के बीच रेशम का मुख्य रूप से व्यापार होता था, खास करके चीन से। ये बनाया ही गया था रेशम के व्यापार करने के लिए, भूमि पर। इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? रेशम मार्ग, क्योंकि ये मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाया गया है? रेशम के व्यापार करने के लिए। आगे देखिए, 13वीं सदी के अंत आते आते, ये अभी हम लोग पढ़े हैं 13वीं सदी में, देखो यहाँ हम बताए थे 1250, ठीक। तो यहाँ पे मोबाइल की शुरुआत हो चुका है, पुस्तक बन रहा है, लेकिन ये साल अंत होते होते, यानी 1200 ईस्वी खत्म होते होते 1300 ईस्वी आते आते, रोम में एक व्यक्ति था जिसका नाम है मार्को पोलो, ठीक। वो आया था एशिया में आया था। तो आप लोगों को 9th में इसके बारे में पढ़ना है। ये दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का भी भ्रमण किया था, और ये चीन भी गया था। चीन गया तो वहाँ पे था ब्लॉक प्रिंटिंग, तो इसको लगा कि तो बड़ा बढ़िया चीज़ है भाई, ये ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर कहाँ पहुँचा? यूरोप। तो ये पूछ दिया जाए कि यूरोप में ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर के कौन गया, तो कौन गया था? मार्को पोलो। किताब लेके तो आना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक किया है। आगे देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग वहाँ पे ताश खेलने के लिए, धार्मिक चित्र पाड़ने के लिए मुख्य रूप से होता था। पढ़ाई लिखाई के लिए उतना नहीं हो रहा है, बस धार्मिक चित्र बन रहा है और ताश बन रहा है, ताश खेला जा रहा है, उसी में हो रहा है। अब अंडरलाइन करवा तू लोग हो। हाँ, आगे देखिए, उसके बाद कागज बन गया था, और कागज बनाया 105 ईस्वी में चीन में, 100 ईस्वी से माना भी जाता है। तो कागज बनने के बाद ये पहुंचा 11वीं सदी में यूरोप। बन गया कब? 100 ईस्वी में, लेकिन गया कब? 11वीं शताब्दी में है, यानी 1100 ईस्वी में, 11वीं सदी है। तो वही 1000-1100 ईस्वी में कहाँ पहुंचा? यूरोप। यानी कि 1000 साल लग गया इसको चीन से यूरोप जाने में। और जब वहां पे गया तो इसका और ज्यादा विकास हुआ। फिर ये लोग सीखा कि आखिर ये पेपर बनता कैसे है, और जब उसको सीख गया तो पहली बार 1336 में जर्मनी में पेपर मिल की स्थापना की गई। इसको आप लोग अंडरलाइन अपना कर लीजिए।
वो सब नहीं है, ना है ना पूछेगा। ठीक, 1336 है। 1336 में अगर पूछा जाएगा कि जर्मनी में प्रथम पेपर मिल कहाँ लगा था, कब लगा था, तो 1336 में। पूछेगा कि 1336 में प्रथम पेपर मिल कहाँ लगा था, तो जर्मनी में। समझ गया? तो यहाँ पे लगा। उसके बाद इस मशीन का प्रयोग किताब छापने सब में होने लगा, और इससे शिक्षा में, व्यापार में जो ईसाई मशीनरी थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक सब, वे लोग इसकी मांग और ज़्यादा करने लगे कि हमको और ज़्यादा किताब चाहिए, और किताब चाहिए, और किताब चाहिए, और उसका पूर्ति नहीं हो पा रहा था। तब इसकी पूर्ति किया एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है गुटेनबर्ग। इसने शुरू किया प्रेस। 48 है ई वाला, जर्मनी वाला। जर्मनी में प्रथम पेपर मिल की शुरुआत 1948 में। कितना, कौन 48? देखो तो इसका लिखा हुआ है जर्मनी में प्रथम मिल है। क्वेश्चन का पहले ऊपर हो। अरे गधा हो, तो गुटेनबर्ग के अभी तू पढ़ा कहाँ है? गुटेनबर्ग के पूरा ही पढ़ना है। 30 के दशक लिखल है, पढ़ बढ़िया से। 30 के दशक में किया। अब पूरा एक कहानी पढ़ेगा तो क्लियर हो जाएगा एक काका का जो जिंदगी में घटा है बेचारा के। ठीक ना? हाँ, आदमी है। क्या है ये? गुटेनबर्ग है। तो ये गुटेनबर्ग है। इसी ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, और ये जो डिमांड बढ़ गया था पुस्तकों की, उसकी पूर्ति किया। सुनिए, अब जानो गुटेनबर्ग कौन था। ए लड़का, अका है 1448 लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पे। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में हुआ था। आपको बस इसमें यही याद रखना है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। एकदम MVVI क्वेश्चन है बुआ। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ है, बस इतने यहाँ भी याद रखना है। कैसन प्रोग्राम हुआ है अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तोरा। आगे देखिए, ये जो लड़का है जर्मनी के है, और इग्राहवा में अगर पढ़ोगे तो वहां जानोगे ना कि इस टाइम पर वहां पे एगो बड़ा तेल बिकता था। उसका नाम है जैतून का तेल। बहुत डिमांड था, बहुत डिमांड था। 11th में पूरा उसके बारे में पढ़ना है। तेल था उस टाइम का, जैसे आज के तेल है वही से। हाँ 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 हाँ, जैसे आज हम तेल यूज करते ना है। जर्मनी में और भी 2-3 गो देश है जहाँ पे इसका बनता था। मुख्य रूप में जहाँ तक हमको याद है जर्मनी था सबसे ज्यादा बनावे वाला। और ये जो है ना गुटेनबर्ग बचपन से वह मिल में काम करता था। तेल कैसे निकलता है बुआ? पेड़ के चाप के रस निकाल के तब क्या करते हैं, तेल निकालते हैं। तो वो कहीं न कहीं इन सब चीजों से पहले ही परिचित था, बचपन से वहां रहा था तो इसको जानता था। अब उसने क्या किया कि अपना जो भी ज्ञान था, नॉलेज था, अनुभव था, उसके अनुसार पहले के जितने भी मुद्रण प्रक्रिया थे उन सबको समझा कैसे काम करता है। और उसके बाद इसने क्या किया कि अपना एक खोज शुरू किया कि हम इस सबसे अलग बनाएंगे। उसके आधार पर उन सबको समझ के पहले के जितने भी मुद्रण ना, ब्लॉक प्रिंटिंग या वगैरह वगैरह लकड़ी के काट से जो भी बनता था, उस सब को पहले समझा और अपना शुरुआत किया। इसके लिए वो क्या किया, टाइप के लिए वो पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड, ये सब जो भी चीज़ें हैं जो मशीन में लगते थे उन सबको जमा किया। फिर मुद्रण बनाने के लिए वो शीशा, टीन, एक बिस्मथ धातु होता है जो कि गर्म रहेगा ना तो सिकुड़ा हुआ रहता है, ठंडा वाला पर फैल जाता है। तो वो इसलिए बनाया था कि अगर कुछ खाली जगह रह जाए तो उसको क्या करे, पूर्ति करे। तो इस तरह के अलग अलग वो धातु बनाया। सब मिला के ये है कि उसके मशीन में जो जो मटेरियल की आवश्यकता थी, धीरे धीरे करके वो सब चीज़ बनाया। बाद में वो अपना एक स्याही भी बनाया जो अपने वाले में यूज करेगा अपना प्रेस में। और उसके बाद एक हैंड प्रेस बनाया। अब हैंड प्रेस के हमको लगाना था यहाँ पे तस्वीर, और हम शुरू में लिखे नहीं। हाँ, वो जो बुक में दिख रहा है ना, बड़ा वाला मशीन है, लोहा वाला जो आदमी को चला रहा है, वही है तुम्हारा हैंड प्रेस। ठीक, तो इसको बनाया। अब देखो हैंड प्रेस में होता क्या था, उसमें बढ़िया से देखोगे तो यहाँ तस्वीर आता तो और बढ़िया समझ में आता। किताब नहीं लाए हैं, दिमाग काम नहीं करेगा। देखिए, हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखट में 2 समतल भाग, प्लेट एवं बेड एक दूसरे के नीचे समानांतर रूप में लगा हुआ रहता। देखो उसमें ऐसे किताब में का फोटो थोड़ा खराब है, आप PDF वाला देखिएगा तो उसमें एकदम साफ है। ठीक, अरे ये PDF में ना,
किताब की जो PDF है। अब फोटो है फ़ोन में, पेन ड्राइव में रहता तो देखेबो करते लगे से, फ़ोन में है, अब फ़ोन से यहाँ भी फिलहाल आ नहीं सकता है। तो खैर देखो, उसके नीचे जो है वो समतल भाग होता था, इसीलिए कहते हैं अपना किताब रखा करो, ठीक। और उसमें क्या होता था कि जो भी आपके टाइप राइट में वाला मैटर है, जो भी बातें हैं, उसको एगो में रख दीजिए, फिर नीचे प्लेट लगाए हो वहाँ पे रख के हाथ से उसको हैंडल को ऐसे दबा दीजिए और पूरा एक ही बार में छप जाएगा। अब बड़ा वाला मशीन भी है, देख लो, हाँ जितना उसमें है वो सब आपका एक ही बार में छप जाएगा। ऐसे करके ये छपता था। ये छापना बहुत आसान हो गया था, इसमें आप तेजी से छाप सकते थे। छपैया की जो रफ्तार है वो बढ़ गई थी और इसने 1440 में पहला अपना ये काम शुरू किया था, मतलब पहला छपैया किया था। लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। हुआ ये था कि 1440 ईस्वी में वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम है फर्स्ट, ठीक। व्यक्ति का नाम क्या चीज है? फर्स्ट है। वो एक सुनार था, सुनार व्यक्ति था, नाम क्या था? फर्स्ट। उसने गुटेनबर्ग को एक कहो कि वहां पे ठेका दिया, एक प्रोजेक्ट दिया उसको। उसने कहा उसको कि बउआ रे, हमको बाइबल छापना है, अब तो प्रिंटिंग प्रेस है तो हमको बाइबल छाप के दो। इसने क्या किया कि यहाँ पे 42 लाइन में उस बाइबल को छापा। ये भी सवाल पूछा जाता है, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपैया की थी? तो बाइबल के किया था। कौन कहा था छापने के लिए? फर्स्ट नाम के एक सुनार व्यक्ति ने। तो छपैया किया, बाद वो 36 लाइन वाला भी बनाएगा, लेकिन उनका कहानी थोड़ा अलग है। तो ये 42 लाइन वाला अपना एक बाइबल छापा, ठीक। और इसके प्रकाशन का भी हम बता दें कि कोई तारीख नहीं है कि कब ये प्रकाशित हुआ था, लेकिन माना जाता है कि 1440 ईस्वी के ही आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। समझ गए? वो उसी टाइम पे बाइबल को छापा था, समझो। हाँ, 42 लाइन में वो पूरे बाइबल को छापा, समझ गया। और उसके बाद ये जो छपैया हुई है इसका कोई तारीख नहीं है उस पे लिखा हुआ कि ये कब छपा है। कोई भी किताब ये सब छपता है, पैसा छपता है, तो उस सब पे डेट लिखा था कि कब ये छपा है, किस वर्ष, लेकिन ये वाला पर नहीं है। तो अंदाज में बताया जाता है कि 1440 के आसपास में इसकी छपैया हुई थी। उसके बाद देखो क्या हुआ। ये फर्स्ट नाम के व्यक्ति है, इसको ये छपैया करके बाइबल दे दिया। अब वो आदमी चल दिया चाल। देखो क्या किया। ये जो गुटेनबर्ग ये छापने की शुरुआत की थी, ठीक, 421 लाइन वाले बाइबल को ये जो 42 वगैरह जो भी छाप रहा था, उसमें क्या हुआ कि दो व्यक्ति, एक का नाम है फर्स्ट और एक का नाम है सुओफर, इन दोनों ने कोर्ट में कर दिया केस और कहा कि जो हैंड प्रेस है वो गुटेनबर्ग का नहीं है, मेरा है। और गुटेनबर्ग के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे कोई प्रूफ कर पाए कि नहीं ये हैंड प्रेस उसका है। और इसके हैंड प्रेस पर, इसके मुद्रण छपैया वाला मशीन पर कब्जा किसका हो गया? इन दोनों का, फर्स्ट का और सुओफर का। देखो, कोर्ट से डिग्री ले लिया और उसके प्रेस पर उसने अधिकार कर लिया। अब गुटेनबर्ग के मशीन इससे छिन गया। लेकिन वो कहते ना, जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छे के लिए। गुटेनबर्ग हार नहीं माना, कहा कि ठीक है ले जाओ, हम समंदर हैं, एक लोटा पनीर ले लिया तो क्या हो जाएगा। गुटेनबर्ग ने फिर से मशीन बनाया, हैंड प्रेस। और इस बार जो मशीन बनाया ना, जो 42 लाइन में छपता था उसको कितने लाइन में छाप दिया? 36 लाइन में, 6 लाइन और कम कर दिया। पूरी बात कितने लाइन में? जो पहले 42 लाइन में जितनी बातें थी उन सब बातों को अगला मशीन जब बनाया तो उसको कितने लाइन में छाप दिया? 36 में। ये आकार दे दिया उसको। 410 लाइन लिख लेना। अरे ये कह रहे हैं कि 421 लाइन वाले बाइबल के मुद्रण का वो शुरुआत किया था, छापा था कितने में? 22 लाइन में, 42 लाइन में। और उसे हैंड प्रेस पर कब्जा कौन कर लिया? सुओफर और फर्स्ट नाम के व्यक्ति ने। तब गुटेनबर्ग ने अपना एक नया हैंड प्रेस बनाया और वो हैंड प्रेस से वो कितने लाइन में उसको छपैया कर दिया? 36 लाइन में, यानी और लाइन को कम कर दिया। समझ गए? और वही वाला डेट है तुम्हारा यहाँ 1448। सबकी डेट भी मारा क्योंकि पहले बेचारा फंस चुका था, तो ये बार पूरा तैयारी में था कि हमर है। और 1448 में अपना 36 लाइन का पहला बाइबल छापा। उसके बाद सुओफर फर्स्ट, जो इसका मशीन पर कब्जा कर लिया था, उसने भी एक किताब छापा जिसका नाम है
इंडल्जेंस। समझ गया? यहाँ तक क्लियर? इस नाम की किताब कौन छापा है? सुओफर। सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपैया किया? तो वह है बाइबिल। अब 1448 तो क्लियर हुआ। 40 30 48 में का अंतर है। वहाँ 1430 के दशक लिखल है, दशक मतलब 10 साल, यानी 1430 से 1440 के बीच वो मशीन बनाया। 1440 में वो छपैया किया, लेकिन लिखित रूप में उसका प्रमाण नहीं है, अनुमान है। और 1448 में वो डेट के साथ फिर से बाइबल के छपैया किया था। क्लियर? हाँ हाँ हाँ, ओका पहले का मशीन वहां से। ठीक, किताब के नाम का है? तब अगर पूछ देगा कि इंडल्जेंस नामक पुस्तक किसने छापी, तो कौन छापा था? सुओफर नहीं। सब ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे। तो बनाएगा वो, ना बनाएगा? मैंने एक बात बताओ, तोरा भी बंदूक है आ गोली है, हमारा गोली के बारे में पता नहीं रहता, खाली बंदूक तो कब्जा करके क्या करेंगे? जब दोनों की जानकारी होगी, दोनों जान जाएंगे तब ना कब्जा करेंगे तोरा पर। बनवाया था वह ना, पहला बार कौन दिया था? फर्स्ट ना दिया था कि भाई हमारी प्रिंटिंग करो, बाद में कब्जा कर लिया पर। काहे? तो काहे नहीं देख सकता है? अरे सुनो बात, एगो बात सुन, ये बोट तोरा चलावे आबो हो? आए, अब मान ले जैसे ले लो, ये तोरा चलावे आता था? आए, तू ही इसको कहा, मान लो हम तोरे नाम आज का आधार पर चलो, आज के अनुसार तोर नाम पर हमने ले लिए, पैसा सब हम दिए, ठीक? अब तू एक पर कब्जा कर लेता तो तोरा चलाने आता था? आ जाता कि नहीं आ जाता? जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है तो प्रयोग करना हम धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। मोबाइल जब लिया था पहला बार कुछ समझ में आता था? चलाते चलाते सीखा। हम बचपन में जब मोबाइल लिए थे हमको नहीं पता था कि डिलीट ऑल माने क्या होता है। इतना छोटका जब फोन था तो हमको नहीं पता था ना कि डिलीट ऑल मतलब क्या होता है। हम कहे थे भैंसी चरावे, कहानी सुनो, ठीक? भैया फोन लिए थे तो हम कहें कि फोन दो, तो हम भैंसी चरावे जय बुआ। फोन लेके गए, भैंसी लावा के था, लावा ना माइक्रोमैक्स था, पहले लाल रंग के वो इतना बड़ा 2012-13 कहानी बता रहे हैं, माइक्रोमैक्स के वो फोन आता था। हाँ, तो लेके हम भैंसी चराने गए, गाना अपना सुन रहे थे, ओका अपना मजा था। हमारे तो लड़काई से दोनों भाई की आदत है नया चीज में छेड़छाड़ करना। हम ऐसी कुछ, अब घरे हम 7वां 8वां में पढ़ा लिया, अंग्रेजी हमने के पते हवा, हमारा पता नहीं था कि क्या होता है। अब वो में ढेर माने पहले हमने चिप्स में फोटो गाना ये सब डला हुआ है, तब फोटोआ देख रहे थे, ये टिपला पका होता है, ये टिपला पका होता है, टिपला ऐसे कर रहे थे। आया ऑप्शन डिलीट ऑल के, हमको क्या पता है का मतलब क्या होता है, हम टिप दिए। ये वाला मोबाइल थोड़े है, लेकिन गैलरी के रिसेंटली में रिसाइकल बिन में जाके जमा हुआ। डिलीट मतलब डिलीट, अब एक को फोटो भी ना दिखा रहा है। अब हम बुआ चरवाहिए में छूटे लगा पसीना कि तो भैया हमारा आज गर्दा छुड़ा देते, इनकी फोटो कहाँ गए साहब। हमने रोज सांझ को फोटो देख के मजा करते थे। एक कुछ ऐसी हीरो हीरोइन भगवान जी जो भी डालल हो ना, कुछ फोटो हो वह फोटो देख के मजा कर रहे हैं। रामचंद्रा देखे में लगा तारे बनारा रे, वह कॉमेडी देख के हमने खूब मगन रही। ठीक, फिर ये पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल तेरी बिलैया अपन गर्लफ्रेंड के मनावित रहा है। एगो कार वाला फिर है दिल्ली में नारा लगाने का 5 रुपया, 5 रुपया के चिकन बिरयानी की जगह खाली कौआ बिरयानी। फिर छोटी गंगा बोल के नाली में कुदा दिया बे। ये सब शॉर्ट में कॉमेडी वीडियो रहता था, हमने उन्हें देख के मजा कर देते थे। रिंगटोन तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊँ नदिया किनारे, कन्हैया का नंद लाला, यही सब वह मजा था। 150-200 MB के एगो फिल्म होता था, ये 3 गो स्कीम, वह में मजा हवा, प्रेम से देखी हुआ, कोई दिखते ना हवा, समझ गया। तो उस तरह के जीवन था। तो नहीं पता था कि आज हमको नहीं पता है, वो करते 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 सीख गए कि नहीं सीख गए। आज थोड़ा इंग्लिश बढ़िया हो गया है तो समझ जाते हैं कि क्या फोन कर रहा है।
और दूसरा सब वो करते करते जान गए कहाँ से क्या होता है, कौन काम हमको नहीं करना है। तो कहा जाता है कि जिंदगी में गलती करनी चाहिए। अगर तुम गलती कर रहे हो तो तुम कुछ नया सीख रहे हो। जिस दिन गलती करना बंद कर दिया मतलब नया सीखना बंद कर दिया। मूर्ख कौन होता है? जो उसी गलती को बार बार करता है, वो मूर्ख व्यक्ति होता है। हाँ, हम जान गए कि डिलीट ऑल में फोटो डिलीट होता है, फिर हम उसको करने जा रहे हैं तो हम मूर्ख हो जाते हैं। लेकिन एक बार हम सीख गए, याद कर ले कि नहीं, डिलीट ऑल मतलब सब फोटो डिलीट। हमको हिंदी नहीं पता है, आज तक नहीं पता है। हमको ही पता है कि डिलीट ऑल मतलब होता है कि सब हमारे वहाँ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सीखे, तो वो सीखना और सीखने की प्रक्रिया में गलती होना आम बात है। तो गलतियाँ हो रही है, बिगड़ रहा है, तो दुखी नहीं होना है, खुश होना है कि कुछ नया सीख रहा है। बस उस गलती से बचने का प्रयास करना है दोबारा। एडिसन ने 1000 बार गलती जब की तब जा करके वो बल्ब बनाया था, नहीं तो बल्ब नहीं बनता। गलतियाँ कर कर के सीखा, समझ गए। आपने हजारों बार ABCD क ख गलत लिखा होगा, तब जा करके आज आप सही लिखना शुरू किए हैं। आप हजारों बार पानी को माम बोले होंगे, माम डे, आप जा करके पानी का, हाँ आप ही। चिट्टू हमारा नमक नहीं बोलता था, कहता था कि निक्कर दे निक्कर, ठीक। कटोरा कहता था कोरा दे। वो गलतियां करते करते सीखे हैं। आप पैदल इतने नहीं चले लगे थे, गिरते गिरते सीखे तो रुक गए थे। आगे भी जीवन में गलतियां हो गया, उससे सीखते जाना है, सीखते जाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। सीखना है कि हमको क्या नहीं करना है, समझ गए। उसके बाद देखो बुआ, 1475 ईस्वी में आ गए। 1448 के बाद सीधे कहाँ जाओ, 1475 में सर विलियम कैक्सन नाम के एक व्यक्ति है जो इंग्लैंड में कौची ले गया, मुद्रण कला। तो अगर पूछे कि मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो विलियम कैक्सन को। कब? 1445 ईस्वी में। वहां पे एक जगह, 75 ईस्वी में, वहां पे एक जगह है वेस्टमिंस्टर, वहां पे अपना पहला प्रेस स्थापित किया है। और आगे होगा, इस तरफ आके देखो, वहां प्रिंटर के नीचे उसमें देखो, समझ गया। तो ये हुआ। उसके बाद पुर्तगाल में इसकी शुरुआत कब हुआ है, 1544 में। और ऐसे करके धीरे 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 पूरे विश्व में प्रेस फैल गया, समझ गए। अब देखो बुआ, ये हो अभी लंबा क्लास जाएगा, छोड़ दे कैसे, अभी तो 9 नहीं बजा है। अब देखिए, मुद्रण क्रांति के बहुआयामी प्रभाव, का कर प्रभाव पड़ा। पहला चीज, छापखाना के संख्या में वृद्धि हुआ। और जब इसका वृद्धि हुआ तो जो भी मुद्रण कला के काम हो रहा था, जो भी पुस्तक वगैरह छप रहा था, उसमें भी वृद्धि हुई। जब ये वृद्धि हुई तो ये पुस्तक जो कुछ लोगों तक सीमित थे, अब समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने लगा। और जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने लगा तो वहां के लोग सूचना, ज्ञान, संस्था, सत्ता से जुड़ने लगे, चीजों को समझने लगे। जो पढ़े लिखे नहीं थे या जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, उनके लिए क्या किया गया, पुस्तकों में तस्वीर लगाया गया। फोटो देखने के लिए लोग पढ़ना शुरू कर दिया। फोटो में देख के खुश रहता था, यो किताब में फोटो है, बढ़िया है वो, ठीक। अब जो गरीब फोटो में नहीं था, वो गरीब फोटो आया, खूब प्रचलन में रहा, ठीक। तो ऐसे करके साक्षरता को बढ़ाने के लिए पुस्तकों में तस्वीर, वहाँ के लोकगीत, लोक कथा को भी डाला गया। जो सुनी सुनाई कहानियां होती थी ना, जो गीत होते थे ना, उसको में डाला गया। तो लोग चाहते हैं ये बतवा किताब में है, दिखाओ करने। अब समाज में जब हर तबके तक किताब पहुंचने लगी तो उसमें कुछ निरक्षर थे, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो पढ़ के उनको सुनाते थे, उनको अच्छा लगता था, सुन सुन के याद करने लगे। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात कहीं गई कि जब मेरा भी बाल बुतरुआ जो है उसको भी पढ़ेंगे, पढ़ के हमको सुनाएगा। और ऐसे ऐसे क्या हुआ, शिक्षा में क्रांति आई, शिक्षा के विस्तार हुआ। और जब शिक्षा के विस्तार हुआ तब हुआ यहाँ पे कुछ चीजों का जन्म, जैसे कि मैया निरंकुशवाद का अंत करने के लिए वाद विवाद होने लगा। अंधविश्वास से लोगों को यहाँ पे उस पर तर्क करने लगे, चर्च के कृतियों पर प्रश्न करने लगे। यहाँ पे विज्ञान, विवेकवाद, तर्कवाद, मानवतावाद जैसे चीज़ों पर वो वाद विवाद करने लगे। हर बात को अपने तर्क की कसौटी पर कसने लगे। ऐसा है तो क्यों है, जो चर्च इतना कुरीति फैला चुका था, अब ये लोग अपने तर्क पर कसने लगे और सवाल करने लगे। और सवाल करवाने वाले में कुछ लोगों का नाम था, जैसे कि न्यूटन, थॉमस पेन, वॉल्टेयर, रूसो। हाँ हो, तो इन लोगों ने अपना सिद्धांत देने लगे।
ठीक, ये सब दार्शनिक साइंटिस्ट ये लोग अपना विचार लिखने लगे और किताब तो हाई लेवल पे छप ही रहा है, पूरा भारी मात्रा में लोगों तक पहुंच रहा है। लोग इनके विचारों को पढ़े और प्रभावित हुए कि बात ही सही कर रहा है, हमारे दिमाग में कहना है। और जब उसके दिमाग में गया तो सवाल करने लगा और इन सब चीज़ों पे सवाल आ गए। तो मुद्रण संस्कृति ने इन सब चीज़ों का विकास किया और इसी चीज़ ने कहीं न कहीं जा कर के फ्रांस जैसे क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति में इसका भी योगदान है, क्योंकि विचारधारा के जो प्रसार हो रहा था वो किसके माध्यम से, मुद्रण के माध्यम से, और लोग जागरूक हो रहे थे। समझ गए? तो ये इसका महत्व रहा। इसमें एक व्यक्ति का और नाम आता है, उसको हम अलग लिख दिए हैं। कौन है? मार्टिन लूथर। ठीक, मार्टिन लूथर जूनियर अलग है और मार्टिन लूथर अलग है, ठीक ना। मार्टिन लूथर पहले थे, मार्टिन लूथर जूनियर बाद में थे, वो अमेरिका में थे। हैं? अरे वो तो इसी फालतू में आए तो छांटे लगे, उसी ऑब्जेक्टिव आएगा। जेड गुडी शायद वहाँ के एक्ट्रेस है अमेरिका के। अब कौन है उतना वो इम्पोर्टेंट है, आंसर वह रहेगा। अब देखिए मार्टिन लूथर कौन थे, इनके बारे में बढ़िया से जान लो, जिसे गुटेनबर्ग को जाने। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। अगर पूछे मार्टिन लूथर के बारे में आप क्या जानते हैं बताएं संक्षेप में, तो बस यही बता देना है। इसमें से कहानी याद रखो, जितना याद आता है कम से कम यहाँ तक के बात आपको याद रखना है, फिर ये लाइन से लिखना है। उसके बाद इसमें से कुछ कुछ बातें आपको शॉर्ट करके लिख देना है। देखिए मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी एक किताब लिखी, जिसका नाम है 95 स्थापनाएं। ये किताब के नाम है, याद रखना। हाँ ये याद रखियो, MBBI क्वेश्चन है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो 95 स्थापनाएं नाम के पुस्तक लिखे और इसका एक फोटो कॉपी वहां पे विटेनबर्ग नाम के जगह पर जो चर्च था, गिरजाघरों का दरवाजा पर टांग दिया। और इन्होंने चर्च के पादरियों को चैलेंज किया कि हमरा से शास्त्रांग करो तुम, यानी बाइबल पे बात करो, क्योंकि इन लोगों ने अपने फायदे के लिए बाइबल को गलत तरीके से समाज में पेश किया था। और ये इनका कहना था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आइए तर्क वितर्क कर लेते हैं। और जो भी ये तर्क वितर्क कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो वहाँ के लोग पढ़ रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि नहीं मार्टिन लूथर जो बोल रहा है वो बात को एकदम सही है। इसी ने पुनर्जागरण को जन्म दिया, इसी ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया, इसी ने आगे और भी कई सारे क्रांतियों को जन्म देगा, एक नया विचारधारा लेकर आएगा। कौन? मारेंगे थाप से मुद्रण। समझ गए? ठीक, ये तो अपना विचार मुद्रण के माध्यम से फैलाए। इसके बारे में कुछ कहते हैं MBBI क्वेश्चन। अरे मुद्रण मतलब छपैया, छपा हुआ किताब पुस्तक, ये सब वो मुद्रा होता है। अरे गधा हुआ, मुद्रण मतलब छपैया। समझ गया तू? पैसे रे ए सांच तक तो पहला बार जब हम पढ़ ले तो हम पैसे समझ ली, क्या कि इकोनॉमिक्स में पहले मुद्रण पढ़ लेली। मुद्रण मतलब छपैया। ठीक, लूथर ने चर्च को इसके माध्यम से शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। लूथर के लेख आम लोगों में काफी लोकप्रिय हो गया। कैथोलिक चर्च की सत्ता एवं उसके चरित्र पर लोगों द्वारा प्रश्न उठाए जाने लगे और इसका परिणाम ये हुआ कि चर्च जो है वो बंट गया, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। अब प्रोटेस्टेंट वाले आंदोलन शुरू कर दिए कि हमको जितना पादरी पोप सब है, अब बिशप, ओकरा में 3 होता है, सबसे नीचे पादरी, उसके ऊपर बिशप और सबसे ऊपर पोप होता है। पूरे चर्च का हेड जो होता है ना वो होता है पोप। तो उस सब पे सवाल उठा दिया कि तूने तो हमको अंधकार युग में डाल दिया, सब अंधविश्वास फैलाए हुए, सवाल करने लगा। उसके बाद लूथर ने जो बाइबल है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है न्यू टेस्टामेंट। इसका अपने तरीके से उसको जब छपैया किया तो कहा जाता है कि हफ्ते भर के अंदर हजारों उसके प्रतिलिपि यानी उसका फोटोकॉपी बिक गया। इतना डिमांड था उसके किताब का उस टाइम पे वहां पर। समझ गई? इतना बिकने लगा, लोग इतना इसके विचार से प्रभावित हो गए थे। तो ये भी एक धर्म सुधार के में भी मुद्रण का बहुत बड़ा हाथ रहा। और इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मार्टिन लूथर ने एक बात कही थी मुद्रण के बारे में, क्योंकि ये जो भी संभव हुआ किसके कारण? मुद्रण के कारण। तो कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होता, छपैया नहीं होती, तो मार्टिन लूथर अपने विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाता, रूसो अपने विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचाता, वाल्टेयर, न्यूटन ये सब अपने विचारों को
लोगों तक नहीं पहुंचा पाता। रुके ना रखे था, लोग अपने विचारों को, ये दार्शनिक लोग अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा पाए, जन जन तक, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? मुद्रण की। जब तुमको हम इशारा दे रहे, रे गधवा कर रहे हैं ऐसे, तो ऐसे का मतलब है कि तू रुको, थोड़ा हमारा ध्यान है, पहले हमारा बात खत्म हो दो। कहीं भी पढ़े जाएगा, अभी तो यहाँ एकेडमिक में है, कॉलेज सब में जाएगा ना तो सवाल करना रहेगा, तो टीचर जब भी प्रोफेसर बोल रहा है पीछे मत बोलो, क्योंकि वो पूरा अपना एक सोच के बोल रहा है। तू बोलेगा वो भूला जाएगा क्या बोलना है, वो रट्टा मार के थोड़े है, वो अपना कहानी बना के बोल रहा है, वो समझाने का प्रयास कर रहा है। तू बीच में बोलेगा वो इंटरप्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपका सवाल है ना, तो आप ऐसे हाथ कर लीजिए, ठीक, ऐसे हाथ उठा लीजिए, आपका हाथ देख लेगा टीचर, वो इशारा कर देगा। हम तुमको इसको बार बार इसी से कर रहे हैं कि रुक भाई, तेरी बात सुनी थी, बीच में टपर टपर बोल रहा है, ऐसे कर रहे हैं, रुको अब बोलो तुम, मेरा टॉपिक खत्म है। आदमी के बुद्धि कौन दिया? हम अपना जो भी कमाते हैं वो किसके माध्यम से कमाते हैं? अपनी मेहनत के माध्यम से, अपनी योजना के माध्यम से, लेकिन श्रेय हम किसको देते हैं? भगवान की कृपा से सब हुआ है। तो उसी प्रकार ये भी कहें कि भगवान की कृपा है कि मुद्रण आया, हाँ, छपैया आया, गुटेनबर्ग जैसन व्यक्ति के जन्म हुआ, जो ये बनाया, उसको जन्म किसने दिया? ईश्वर ने। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कची है, तोहफा है ईश्वर के तरफ से, ठीक ना, जिसने यहाँ पे एक नए विचार को फैलाया, दुनिया एक नए तरीके से सोचना शुरू किया। राजनीति चलता होगा। हाँ, पहले तो आउ चल रहा, अगर पहले नहीं चलता तो ये निरंकुशवाद पे मैया सवाल क्यों होता? पहले के राजा तो और खतरनाक था, वो दैवीय शक्ति में विश्वास करता था, मतलब कि भगवान खुद तुम पे शासन करने नहीं आ सकते, इसलिए वो हमको भेजे, इसलिए हम जो कर रहे हैं तुम सुनो। पता है ना, लुई 14वां मैं ही राज्य हूँ, 9th क्लास में पढ़ाए थे, लुई 14वां कहता था मैं ही राज्य हूँ, यानी जो हम कर रहे हैं वही सही है, हम ही सरकार है, हम ही सब कुछ है। ये निरंकुशवाद को दिखाता है। ओकरे बाद के है, हाँ, तब क्रमबद्ध से न चलेगा, लुई 16 उसके बाद आएगा। तो ये लोग निरंकुश राजा थे। कैसे लोगों को पता चला कि मेरा राजा निरंकुश अत्याचारी है, मेरा चर्च के जो पादरी है, पोप है, वो अत्याचारी है, कुरीति फैलाए हुए है? मुद्रण से। कुछ लोगों के पास बुद्धि थी, वो इस चीज को समझ रहे थे, लेकिन लोगों तक वो बात पहुंचा नहीं पा रहे थे। जब मुद्रण आया तो अपने बातों को आसानी से लोगों तक पहुंचा दिए, और आज ऐसा हो गया कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा देते हैं। जेनी इसका था कार्ल मार्क्स के, और मेरी एंटोनियन लुई 16 के, और जरीना हले लुई कुछ नाम है रूस वाला, जास निकोलस द्वितीय, हाँ कुछ नाम बोलियो, बड़ा पदरिया के नाम सब याद रखा है, हाँ राष्ट्रपुटिन ना याद है। अगर देखो एकदम याद है ना, कहानी याद है, नाम भुला गया। अब देखो उसके बाद हुआ इसका तकनीकी विकास, ये विद्युत के माध्यम से जो चलता है उसका। 18वीं शताब्दी के अंत आते आते तक हर जगह धातु के प्रेस बनने लगे, ठीक। 19वीं सदी के मध्य आते आते तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने विद्युत से चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। हाँ, कब हुआ है? 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1850 के आसपास। अब कौन चीज से चलेगा? बिजली से। और इसकी क्षमता कितनी थी? 1 घंटा में 8000 प्रिंटिंग कर सकता है। अभी तो और ये तो ऐसे हमने के टेम्पोररी है, बड़का बड़का मशीन सुई निकालता है, सेकंड भर में निकाली चल जाता है। सेकंड भर में कितना निकाल देगा, समझ गया? तो ये जो मशीन बनाया MO, उसने कैसा बनाया? एम हो नाम है ना, एम हो ने, रिचर्ड एम हो, उसने विद्युत से चलने वाला प्रिंटिंग प्रेस बनाया, और ये एक बार में 8000। किताब में देखो फोटो है, हाँ बेलनाकर वहाँ दिख रहा है, और नयका किताब में देखेगा तो वहाँ हटा के आज वाला जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका फोटो है। खैर जो भी है, तो ये बनाया। उसके बाद यहाँ पे बिजली से चलने वाले छपखाने तेजी से आगे बढ़ने लगे, तकनीकी सुधार हुआ। उसके छपखाने में प्लेट वगैरह ये सब है, वो सब कल पढ़ना है। जब बात में कल पढ़ेंगे तब ना, देखो वहाँ लिखल ना तोरा बुझा रहा है, नीचे देखो लिखा हुआ है। अरे नीचे देखो, फोटो के नीचे क्या लिखल है? पांडुलिपि। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें आने से पहले लोग जो पढ़ाई लिखाई में प्रयोग करते थे वो पांडुलिपि था। पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखा जाता था,
हाथ से लिखी पुस्तकों इन सब चीजों का प्रयोग करते थे। लेकिन अब मशीन, वो भी कैसा, विद्युत से चलने वाला। 20वीं सदी आते आते हम लोग मशीन से चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग करने लगे और इसने यहाँ पे कई सारी चीजों में बदलाव कराया, ठीक, और एक नया शुरुआत हुआ। बाकी भारत में कैसे इसका विकास हुआ है उसको हम लोग कल देख लेंगे, समझ गए।